चलिए अब हम बात करते हैं, अब हम लंदन में वापस लौटते हैं, वीर सावरकर की बात करते हैं। जब वीर सावरकर 1857 की क्रांति लिखने के बाद 1908 में और 1909 में फिर वो भारत में बम बनाने का फार्मूला भेजते हैं, पिस्तौल भेजते हैं, और भारत में जैक्सन नाम का एक अंग्रेज होता है जो भारतीयों के ऊपर, क्रांतिकारियों के ऊपर बहुत अत्याचार करता है, उसका वध कर दिया जाता है, जैक्सन का वध कर दिया जाता है। कन्हरे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके भाई के पास बम बनाने का मैनुअल मिलता है जो वीर सावरकर फ्रांस से बापट राव और हेमचंद्र कानूनगो को भेजकर उस टेक्नोलॉजी को हासिल करते हैं। वो टेक्नोलॉजी वही है जो आज के समय में आप समझिए कि मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है 1905-6 के टाइम में जब भारत बम नया नया बनाना लोग सीखे थे तो उस समय ये टेक्नोलॉजी बहुत विशेष मानी जाती थी और यह माना जाता था कि यदि हमें किसी बड़ी सत्ता के साथ संघर्ष करना है और सशस्त्र बल प्राप्त करना है तो वो बल बंदूक के अंदर, बारूद के अंदर, बम के अंदर है। जैसे आज परमाणु बम और मिसाइल हासिल करने की कोई भी कमजोर राष्ट्र प्रयास करना है तो वीर सावरकर ने ये भारत के अंदर भेजे। उनके भाई को, नारायण राव को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको काले पानी की सजा दी जाती है, जैक्सन की हत्या कर दी जाती है। और इसके बीच में 1 जुलाई 1909 में लंदन में एक बड़ा काम होता है। लंदन में जब भारतीयों का इस प्रकार से अपमान होता है तो मदनलाल धिंगड़ा जो एक देशभक्त क्रांतिकारी थे, जिनके मन में वीर सावरकर ने क्रांति के बीज बोए थे, वो करजन वायली की हत्या कर देते हैं। करजन वायली को एक समारोह में देखते हैं, पुस्तक को काटकर उसके अंदर पिस्तौल की जगह बनाते हैं। वीर सावरकर उनको निशाना लगाना सिखाते हैं। वीर सावरकर की प्रेरणा से पुस्तक में पिस्तौल रखकर वो जाते हैं और एक भरे समारोह में करजन वायली को अंग्रेजों की मांद में घुसकर उनके एक बड़े अधिकारी की हत्या कर देते हैं, उनको उनके पापों की सजा देते हैं। और उनकी हत्या करने के बाद मदनलाल धिंगड़ा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल में ले जाया जाता है। जेल में जब वीर सावरकर मदनलाल धिंगड़ा से मिलने के लिए जाते हैं तो मदनलाल धिंगड़ा उनसे पूछते हैं, उनको गुरु मानते हैं, तो वो कहते हैं सावरकर जी क्या आप मेरे चेहरे के ऊपर कहीं कोई डर की रेखा दिखाई देती है? तो वीर सावरकर कहते हैं कि आपके चेहरे के ऊपर डर की रेखा नहीं दिखाई दे रही, मुझे तो भगवान श्री कृष्ण जैसा स्थिर चित्त, स्थिर प्रज्ञता और समाधि के भाव आपके चेहरे के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो वीर सावरकर कहते हैं कि देखना परसों जब मैं फांसी के फंदे पर जाऊंगा तो इसी प्रकार से हंसते हुए जाऊंगा। तो ऐसे नौजवानों क्रांतिकारियों को तैयार करने का जो श्रेय जाता है वो वीर सावरकर को जाता है। वीर सावरकर को तैयार करने का जो श्रेय जाता है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा को जाता है। और श्यामजी कृष्ण वर्मा के डीएनए में, उनके विचारों में जो देशभक्ति का भाव डालने का श्रेय जाता है वो महर्षि दयानंद को जाता है। और महर्षि दयानंद को राष्ट्रभक्त बनाने का जो श्रेय जाता है वो हमारे वेदों को जाता है, हमारी वैदिक संस्कृति को जाता है। तो वीर सावरकर की प्रेरणा से करजन वायली का मदनलाल धिंगड़ा बंद करते हैं। और मदनलाल धिंगड़ा जब करजन वायली का वध करते हैं तो उस समय लंदन के अंदर बहुत से लोग पढ़ने के लिए गए हुए हैं। सर आगा खां वहीं पर हैं, जवाहरलाल नेहरू भी वहीं पर पढ़ने के लिए गए हुए हैं, लेकिन मोतीलाल नेहरू उनको चिट्ठी लिख देते हैं कि ये जो क्रांतिकारी हैं इनके आसपास आपको जाना नहीं है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय जैसे 3 साल की पढ़ाई का जो खर्च होता है उसको 4-5 महीने में उड़ा देते हैं। उस समय के पाउंड के हिसाब से जो खर्च एक सामान्य विद्यार्थी अपनी 4 साल की पढ़ाई, 3 साल की पढ़ाई पर करता था, पंडित नेहरू उतना ही खर्च अपनी 6 महीने की पढ़ाई के ऊपर कर देते थे। कोई गोल्फ का मैदान नहीं था, कोई क्रिकेट का मैदान नहीं था, कोई ऐसा नाइट क्लब नहीं था, कोई ऐसा म्यूजिक एसोसिएशन नहीं थी जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं जुड़े हुए हैं। तो करजन वायली के वध के विरोध में मदनलाल धिंगड़ा की निंदा करने के लिए सर आगा खां और दूसरे जो भारत के जो पिछलग्गू थे, जो अंग्रेजों को मानते थे, वो एक सभा करते हैं और निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं। और वहां उस सभा में भारतीय इकट्ठे होते हैं जो अंग्रेजों के भक्त होते हैं। मदनलाल धिंगड़ा के विरोध में प्रस्ताव पारित किया जाता है और सर आगा खां कहते हैं कि हम सब भारतवासी सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित करते हैं कि मदनलाल धिंगड़ा ने जो काम किया हम उसकी निंदा करते हैं, हम उसके साथ नहीं हैं। तो वीर सावरकर खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं कि सर्वसम्मति से नहीं, मैं इसका विरोध करता हूं। वीर सावरकर विरोध करते हैं तो वहां पर जो कुछ अंग्रेजों के पिट्ठू भारतीय होते हैं उसमें से एक आयरिश व्यक्ति, अंग्रेज व्यक्ति होता है, वो वीर सावरकर के चेहरे के ऊपर मुक्का मारता है। वीर सावरकर गिर जाते हैं, उनके होठ से खून निकलता है। तो उनके साथ जो अय्यर जी होते हैं वो पिस्तौल निकालकर उसको मारने के लिए जाते हैं तो वीर सावरकर उसको रोक देते हैं। तो वीर सावरकर के एक साथी उस अंग्रेज के मुंह के ऊपर मुक्का मारते हैं। वो अंग्रेज पहले जो कहता है कि वीर सावरकर के ऊपर तमाचा मारकर कि ये अंग्रेजी तमाचा है,
तो वीर सावरकर के साथ ही उनके मुंह के ऊपर मुक्का मारकर कहते हैं कि ये लो हिंदुस्तानी मुक्के का स्वाद चखो। खैर, ये जो सभा होती है जिसमें सर्वसम्मति से मदनलाल धिंगड़ा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया जाना है, उसका विरोध वीर सावरकर करते हैं और वीर सावरकर के विरोध के कारण यह निंदा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित नहीं हो पाता, सभा में भगदड़ मच जाती है। तो वीर सावरकर का साहस देखिए, अंग्रेजों की मांद में हैं, अंग्रेजों की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों की हत्या करने वाले भारतीय क्रांतिकारी का खुले रूप में समर्थन करने का साहस कोई वीर सावरकर जैसा वीर ही कर सकता है। नेहरू भी उस समय लंदन में है, लेकिन नेहरू किसी क्लब के अंदर हैं और वीर सावरकर वहां पर अंग्रेजों को मुक्का मार रहे हैं या उनका थप्पड़ खा रहे हैं, उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं।